पिछले 2 दिन से अध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेंट में सुन के जाओ, लगातार बैठकर बड़ा भाग गया। किस नियम में? जगदम्बिका जी आ गए। श्री निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले 2 दिन से अध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेंट में सुन के जाओ, लगातार बैठकर बड़ा भाग गया। किस नियम में? किस नियम में? किस नियम में? सर ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। बार बार राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। सर ये असत्य बोल के यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्री निशिकांत दुबे जी, भैया जी बोलो। निशिकांत जी कृपया सभापति महोदय। एक मिनट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रिया जी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना चले जाएं, बट आई थिंक सो हाउस मस्ट बी इन ऑर्डर। तो जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज काइंडली जस्ट ऑक्यूपाई योर सीट, काइंडली टेक योर सीट, खड़े मत रहिए। धन्यवाद। श्री सभापति महोदय, कृपया पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे। और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। मैं कंफ्यूज हूं सर कि वो पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन थे। लेकिन फिर मुझे याद आया सर कि आज कौन सा तारीख है? आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को 2 घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर। 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। और 17 अप्रैल 1999 वो दिन था जिस दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जबरदस्ती क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गमांग को वोट दिलाकर यही इस्तीफा दिला के दिया गया। यह 17 अप्रैल है सर, और इसीलिए उनका पीसी सरकार और माइकल जैक्सन होना लाजमी है। दूसरा सर, 543 की बहुत बात हो रही है, यह संविधान से चलता है ये देश सर। सबसे पहले मैं कास्ट सेंसस पर आ जाऊं। आजकल रोज कह रहे हैं सर कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है।
सर, इस देश में सबसे यदि मजबूत कोई बिजनेसमैन है जिसकी की बहुत इज्जत है तो वो टाटा परिवार है। और राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि टाटा माइनॉरिटी है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलॉन के मालिक तुलसी ताती शेड्यूल कास्ट। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत बड़ा ग्रुप है माइकल सेन, उसका जो सीईओ है वो अरुण उरांव आदिवासी, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली इस अपॉर्चुनिटी में काम किया। लेकिन आपने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने अभी बात की है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। आप मांग रहे हो, आपका डिमांड क्या है? सारे अपोजिशन के लोगों ने, अखिलेश यादव जी से लेकर सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के रिजर्वेशन के लिए जब इसी लोकसभा में कानून आया तो समाजवादी पार्टी के, सुनिएगा अखिलेश जी, आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो, किस तरह की बात कर रहे हो? और 2011 में जब जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है, बोलिए अखिलेश जी। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? सभापति महोदय, अखिलेश अभी तो भाषण चल रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना है होम मिनिस्टर साहब का। जब प्रॉपर रिप्लाई होगा तब आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने ना पलटें। ये तो वो बता रहे हैं जो आपने सांसद के साथ हुआ। हम जिस भूल गए थे, याद तो दिलाना पड़ेगा। हम जिस संस्कार को मानने वाले लोग हैं वो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं सभापति महोदय बताना चाह रहा था, इसी 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि ये बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे। लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे। और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा, एक मिनट अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी, सभापति अखिलेश जी, सभापति महोदय सब लोग श्लोक पढ़ रहे हैं। नहीं, बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, उनको मैंने बिठा दिया। आप लोग बैठ जाएं तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा।
अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा, लेकिन बैठ जाओ। अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट, हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय, मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। हाँ, ठीक। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? निशिकांत जी, अब जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया, और वो सभी अपराधी हैं, और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई निशिकांत जी। मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है, और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। Nothing will go on record except only सर, निशिकांत दुबे। मैं सभापति महोदय, देखिए मेरा समय ये लोग बहुत खा रहे सर। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदंबरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदंबरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना जो है हुई, जिसका कि डाटा कई एक गलतफहमियों के कारण जो है अभी तक नहीं रिलीज हुआ, और जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है और 2027-29 में वो आ जाएगा। अरे बैठ जाओ भाई। अब क्या है सर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो अब इस अमेंडमेंट पे मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा सर कि सर्वसम्मति से हमने महिला रिजर्वेशन को पास किया। कल्याण बनर्जी साहब का भी आज भाषण सुना मैंने, मनीष तिवारी जी का भी सुना। ये लोग बड़े विद्वान हैं सर, हमारे यहाँ पीपी चौधरी साहब ने भी बयान दिया। ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर का, और हमने 2023 के एक्ट के बाद आर्टिकल 334A बनाया, और 334 ये कहता है सर कि डिलिमिटेशन जो है वो जब लिया जाएगा तो रिलीवेंट फिगर होगा फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ये हम आप सबों ने पास किया सर। अब पॉपुलेशन को यदि क्राइटेरिया मानेंगे, यदि आप ही की बात सही, और सबों ने पास किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जितना पार्टी है सब इसके दोषी हैं। उनके हिसाब से लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि आप अमेंडमेंट तो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो नहीं करने दे रहे हो, आप तो विरोध कर रहे हो। यूपी में सीट होगी 87, जो पॉपुलेशन है, जो 2011 का सेंसस है, निशिकांत जी जो आपने पेश किया, हमको एड्रेस करिए सभापति महोदय, जो इन्होंने पेश किया, और आज जो 2011 का सेंसस है, मैंने तो 2026 का सेंसस लिया ही नहीं है, मैं 2011 के सेंसस के आधार पर कह रहा हूं। आप उनको यूपी में सीट होगी 87, बिहार में सीट होगी 47, महाराष्ट्र में सीट होगी 49, वेस्ट बंगाल में सीट होगी केवल 38, मध्य प्रदेश में सीट होगी 34, राजस्थान में सीट होगी 32, तमिलनाडु में सीट होगी, जो इतना हंगामा कर रहे हैं काला कपड़ा पहन के, केवल और केवल 29।
गुजरात में होगी 28, कर्नाटक में होगी 26, आंध्र प्रदेश में होगी 20, उड़ीसा में 18, झारखंड मेरे राज्य में होगी 16। मैं एक ऐसा भागा राज्य का सांसद हूं जिसमें कि 2000 में बंटवारा होने के बाद, झारखंड बंटवारा होने के बाद डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं डिलिमिटेशन हुआ? इस यूपीए ने क्यों नहीं डिलिमिटेशन होने दिया? भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या घट गई। एक आदिवासी की लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की आदिवासी की सीट घट रही थी डिलिमिटेशन में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए डिलिमिटेशन। आप देश चलाने की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो। आपने तो बांग्लादेशी वोट को बनाने के लिए हमारे राज्य को तहस-नहस कर दिया। हम बिना डिले, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 350 किलोमीटर लंबी है, 3 जिले में विभक्त है। वो क्या बात कर रहे हो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो। और यदि साउथ और नॉर्थ का, यदि ये 2023 का जो कि नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने, यदि ये एक्ट लागू हो गया तो साउथ इंडिया में जो केरल में सीट घटेगी, केरल की सीट 20 से केवल 14 हो जाएगी, तमिलनाडु की 39 से केवल 29 हो जाएगी। कौन साउथ इंडिया का जिम्मेवार होगा? हम कल रिजर्वेशन लागू करने को तैयार है, होगा 543 में ही होगा, लेकिन वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा और साउथ इंडिया की सीट घटेगी और कांग्रेस के राहुल गांधी इसके जिम्मेवार होंगे। अब ये एक्ट की बात कर रहे हैं सर। अभी इन्होंने कहा, अभी बहुत लोगों ने कहा सर कि आपने 815 का फिगर कहां से ले आए, 816 का फिगर कैसे ले आए? सर मैं 31 से जो है ये रिजर्वेशन को, सीट बढ़ाने को बहुत मुझे लगता है जुड़ाव सर। संविधान का 31वां संशोधन हुआ 1972-73 में और आज हम लोग 131वें संशोधन पर बात कर रहे हैं सर। ये 1973 का, जिसको कि अभी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण देके गए कि इंदिरा जी ने जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और उन्होंने फ्रीज कर दिया। 525 से 550 हो रहा था सीट सर। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा, और उसके पहले की एक और कहानी है सर कि 1952 में जब डिलिमिटेशन आयोग बना तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि इस तरह से हम किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई, आंध्र की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्र में चली आई, तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली आई और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। यह डिलिमिटेशन आयोग के कारण हुआ और उन्होंने तय कर दिया कि टोटल जो हमारे एमपी होंगे 489 होंगे। डिलिमिटेशन आयोग का यदि रिपोर्ट प्रेमचंद्रन जी आप पढ़ लीजिएगा तो उन्होंने कहा कि 526 लोग होने चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने यह तय कर दिया कि न 489 होगा। उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने यह 1973 का 31वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि टोटल सीटें जो है 603 होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम कौन तय करने वाले थे? अभी बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि आप तो अपना जज बना लेंगे, आप अपना एमपी बना लेंगे। मुझे लगता है कि 1952 से लेके ये जो है पूरा लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछकर जो है अपना आयोग बनाते रहे। उन्होंने कहा संविधान संशोधन करके कि नहीं, 525 से 585 सीट होगा और उन्होंने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट होगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट होगी, गुजरात में कितनी सीट होगी, महाराष्ट्र में कितनी सीट होगी। सर ये तय कर दिया। आज आप हमको भाषण देने की बात कर रहे हो। दूसरी बात सर, ये जो झूठ की दुकान है, दोनों बहन भाई को मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि ये 44वां संशोधन लेकर मैं आया हूं 1976 में, जब पूरे सारे नेताओं को जेल में भेज दिया कांग्रेस ने, तो 76वां संशोधन, 1976 में 44वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या हुआ? लोकसभा 6 साल के लिए और प्रेम्बल में
संविधान बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, और प्रियम्बल में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया उन्होंने। उसका भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए हम 1920-21 से लड़ रहे हैं, और जिस मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने कही 1929 की 1930 की जो रिपोर्ट है, उसको इसमें जो है खूब उन्होंने कोट किया सर। उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में पास किया।